नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों, ताजमहल परिसर में अदा की गई नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ, 3 घंटे पर्यटकों को मिला निःशुल्क प्रवेश। दोस्तों, टीएमसी के मुख्यमंत्री ने शिंजो आबे की हत्या को भारत की अग्निपथ स्कीम से जोड़ा, मच गया बवाल। दोस्तों, मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता के निधन से यूपी के मिनी पंजाब में दौड़ी शोक की लहर। दोस्तों, मिशन 24 बंगाल में संगठन को मजबूत करने में जुटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हावड़ा, आज राम मंदिर में करेंगी पूजा। दोस्तों, आदित्य ठाकरे बोले बागियों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। दोस्तों, नुपुर शर्मा के समर्थन में बल्लभगढ़ में महापंचायत, कन्हैयालाल की हत्या को लेकर जताया जाएगा विरोध। दोस्तों, 3 घंटे की बारिश से शहर में हुआ जल भराव, महादेव मंदिर में भरा गंदा पानी, कब्रिस्तान से बाहर तैरने लगे शव। दोस्तों, बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें ताजमहल परिसर में अदा की गई नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ। दोस्तों, ताजमहल की शाही मस्जिद में रविवार की सुबह बकरीद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी। दोस्तों, इस दौरान ताजमहल में 3 घंटे तक निःशुल्क प्रवेश रहा। नमाजियों के साथ पर्यटकों को भी निःशुल्क प्रवेश मिला। दोस्तों, बकरीद पर सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। सुहाना मौसम और निःशुल्क प्रवेश होने के कारण ताजमहल का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। दोस्तों, ताजमहल के अलावा आगरा की प्रमुख मस्जिदों में खुदा की इबादत में हजारों सर झुके। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। दोस्तों, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटा कासगंज में भी सौहार्दपूर्ण माहौल में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, बकरीद के पर्व पर आगरा मंडल के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दोस्तों, मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दोस्तों, बकरीद के अवसर पर ताजमहल में सुबह 7 से 10 बजे तक 3 घंटे प्रवेश निःशुल्क रहा। सुबह सुबह बारिश होने के कारण मौसम भी सुहाना हो गया। इसके कारण ताजमहल में नमाज के दौरान ज़्यादा भीड़ नजर आई। दोस्तों, ताजगंज और आसपास के नमाजियों से सुबह 7 बजे से ही ताजमहल पहुंचना शुरू कर दिया था। परिवार के साथ पहुंच रहे और कई नमाजियों ने अपने ताज का दीदार किया, फिर शाही मस्जिद में नमाज अदा की। खुदा की इबादत में हजारों सिर झुके और देश में अमन चैन भी खुशहाली के लिए दुआ मांगी। दोस्तों, सुबह 7 से 10 बजे तक सभी देशी विदेशी सैनिकों को स्मारक में निःशुल्क प्रवेश मिला। आगरा के ईदगाह पर सुबह 7 बजे, जमा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, अकबरी मस्जिद में 8 बजे, ताजमहल की शाही मस्जिद में 8:45 बजे और शाही मस्जिद लोहा मंडी में सुबह 9 बजे नमाज अदा की गई। दोस्तों, नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। फतेहपुर सीकरी में भी शांति और सौहार्द के साथ ईद का पर्व मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें टीएमसी के मुख्यमंत्री ने शिंजो आबे की हत्या को भारत की अग्निपथ स्कीम से जोड़ा। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के मुखपत्र जागो बंगला ने अपने एक हालिया लेख शिंजो की हत्या में अग्निपथ की छाया, शीघ्र से भारत में रक्षा भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ योजना के साथ पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को जोड़ा है। दोस्तों, राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण मौत और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के बीच एक दुरुस्त कड़ी की पहचान की है, जिससे पूर्व जापानी प्रधानमंत्री आबे की हत्या ने यहां पश्चिम बंगाल में एक नई राजनीति लहर पैदा कर दी है। दोस्तों, टीएमसी के मुखपत्र के लेख में कहा गया कि शिंजो आबे की हत्या भारत की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करेगी, क्योंकि आबे की हत्या करने वाले व्यक्तियों ने बिना पेंशन के तहत सेना में काम किया था। बंगाल में पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के नवीनतम संस्करण में शिंजोर खूने अग्निपथ और छाया शिंजो की हत्या में अग्निपथ की छाया शीर्ष वाला मुख्य लेख है। दोस्तों, लेखों के अनुसार शिंजो के हत्यारे तेसुया और ग्यामी जापान के समुद्री आत्मरक्षा के पूर्व सहयोगी थे, जहां उन्होंने बिना किसी पेंशन के 3 साल काम किया। लेख में कहा गया कि 3 साल के बाद उसकी नौकरी चली गई और तब से वे नौकरी पाने में असमर्थ था। ये पता चला कि बेरोजगारी के कारण असुरक्षा और निराश की भावना ने उनके मन में शिकायतों को जन्म दिया। संयोग से केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के तहत रक्षा सेवाओं में से इसी तरह की भर्ती की योजना बना रही है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है और ये स्पष्ट किया कि शिंजो आबे का हत्यारा, जो एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत था, पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित होने के कारण अवसाद से पीड़ित था। घोष ने कहा कि इसी तरह अग्निवीर जिन्हें 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी लाभ के साथ नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वे भी इसी तरह के अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने अपनी जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के निराधार निष्कर्ष निकाल कर तृणमूल कांग्रेस के नेता वास्तव में देश की रक्षा कर्मियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी भारत में किसी सेवानिवृत्ति सैन्यकर्मी को किसी आम आदमी की हत्या करते हुए नहीं सुना। ये कभी और सभी निराधार आरोप हैं। इसी बीच अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के साथ शिंजो आबे के संबंधों को याद किया है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता के निधन से यूपी के मिनी पंजाब में दौड़ी शोक की लहर। दोस्तों बता दें बरेली मंडल के मिनी पंजाब के गांव में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों शाहजहांपुर का ये गांव साधना गुप्ता की ननिहाल है, जहां वे आखिरी बार साल 2008 में आई थी। दोस्तों पोवाइया ब्लॉक के मुड़िया पवार गांव में शोक छा गया है। इसी गांव में साधना गुप्ता की ननिहाल है। ननिहाल से बेहद लगाव रखने वाली साधना गुप्ता आखिरी बार 2008 में अपने मामा की कवि दामोदर स्वरूप विद्रोह के 13वीं में आई थी। मोड़िया पवार निवासी देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि साधना गुप्ता उनकी बहन हेमलता की बेटी थी। हेमलता का विवाह विधुनों में हुआ था। दोस्तों मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी का निधन होने पर उन्होंने भांजी साधना गुप्ता से शादी कर ली थी। इसके बाद सेफई परिवार के बेधुना के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से मुंडिया पवार से भी नाता जुड़ गया। दोस्तों शनिवार को साधना गुप्ता के निधन से देवेंद्र गुप्ता, उनके भाई ग्रुप कैप्टन प्रमोद गुप्ता व दामोदर स्वरूप विधो के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि साधना गुप्ता के अंतिम संस्कार में परिवार से संबंधी जाएंगे। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मिशन 2024 बंगाल में संगठनों को मजबूत करने में जुटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हावड़ा, आज राम मंदिर में करेंगी पूजा। दोस्तों आपको बता दें बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव समेत उसके बाद हुए उपचुनाव एवं नगर निकाय चुनाव में लगातार मिली करारी शिकस्त के बाद से राज्य में भाजपा संगठन के भीतर उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पार्टी संगठन में फिर से जून और फूंकने के लिए बीते 2 महीने के भीतर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्र नेता ने पार्टी के केंद्रीय नेताओं को बंगाल में लगातार भेजने का कार्यक्रम बना लिया है दोस्तों, ताकि संगठन को चंगा किया जा सके। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री व पार्टी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रविवार सुबह कोलकाता पहुंची। ईरानी का आज हावड़ा में दिन भर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठनिक बैठकों का कार्यक्रम है। दोस्तों वे शाम में 4 बजे हावड़ा के राम राज तल्ला में स्थित राम मंदिर में भी पूजा में शामिल होंगे। इसके बाद शाम में भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है। दोस्तों इसके बाद ईरानी सोमवार को कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के तहत नवनिर्मित शिलादीह मेट्रो स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सोमवार को भी भाजपा नेताओं के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है। दोस्तों भाजपा सूत्रों ने बताया कि वे हुगली और उसके आसपास के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकती हैं। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से मिली जानकारी के अनुसार स्मृति ईरानी के बाद भाजपा के कई और केंद्रीय नेताओं का बंगाल का दौरा होने वाला है। दोस्तों इसी सप्ताह केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रतिमा भौमिक और वीरेंद्र कुमार जैसे नेता और मंत्री का बंगाल दौरा प्रस्तावित है। दोस्तों इनमें केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सोमवार को आ रहे हैं। उनका मथुरापुर और आरामबाग में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिवसीय मैराथन बैठक करने का कार्यक्रम है। दोस्तों एक और केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा की भाजपा नेता प्रतिमा भौमिक भी राज्य में आ रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर जाएंगे। दोस्तों डायमंड हार्बर और आसपास के क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और पंकज चौधरी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी कोलकाता और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम है। बता दें कि हाल में हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में फतह का आह्वान किया। इससे पहले हाल ही में बंगाल दौरे के दौरान भी शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंपर्क अभियान का जोर दिया था। दोस्तों राज्य के दौरे से दिल्ली लौटने के बाद जेपी नड्डा ने कुछ दिनों के भीतर बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को फिर से दिल्ली में तलब किया था। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आदित्य ठाकरे बोले बागियों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया है कि शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने जिन लोगों पर भरोसा किया वे उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
दोस्तों मुंबई के उत्तरी उपनगर दहिसर में अपनी निष्ठा यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग सेना छोड़ना चाहते थे वे चले गए, लेकिन जमीनी स्तर के शिव सैनिकों का उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ समर्थन जारी है। दोस्तों शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे पास 2 से 3 पुरुष और महिला द्विजय शिव सैनिक हैं। आपको बता दें कि जो चुनाव में राजनीतिक द्विप्रतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवसेना को उन लोगों ने धोखा दिया जिन पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने कहा कि जो लोग जानने से खुश हैं उनमें नए चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। दोस्तों मोतोसी उपनगरीय बांद्रा में ठाकरे का निजी आवास है और आवास के दरवाजे इन सभी के लिए खुले हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले महीने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस विद्रोह के बाद शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों पार्टी में विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले दोनों गुट खुद के असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी